Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture number 5.2 from the chapter number 5. The subject is nanotechnology. In the previous series of the lectures, we try to understand the basic introductory sessions of the some of the techniques or some of the processes which is used for the surface modifications with using some kind of the source of the energy beam. So let's start some the detailed discussions on these processes also. So the nanotechnological applications of the interface engineering. So basically I want to say that this nanotechnology is used for this nano interface engineering. Interface engineering, that means it is the area where the two similar or two dissimilar metal is to be joined, right? Interface, that means the two parts is to be joined at the edge, at the point, at the line, that part which is called as the interface. अब उस इंटरफेस को जो है वो आपको, क्योंकि आप समझिए कि नैनो टेक्नोलॉजी के यूज से एक सरफेस मॉडिफिकेशंस करने के लिए, अब सरफेस मॉडिफिकेशंस करने के लिए जहाँ से आप मटेरियल को कट करना चाहते हैं, जहाँ से आप मटेरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सरफेस को किसी भी शेप में मॉडिफाइड करना चाहे तो आप चाहते हैं, तो ऐसी जगह कि जहाँ पे एक इंटरफेस ऐसे बनती है जहाँ पे दो मटेरियल या फिर द मिक्सचर्स ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द मटेरियल्स और द सेम काइंड ऑफ द मटेरियल विच इज़ टू बी फॉर्म, वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले करती है. सो द बेसिकली द सरफेस मॉडिफिकेशंस टेक्निक्स आर डिराइव्ड इनटू द टू क्लासेस. Basic are the two classes and one of the subclasses. The first, which is a coating techniques, right? आप समझिए कि सरफेस मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है. तो सरफेस मॉडिफिकेशन बेसिकली दो तरीके से होता है. एक होता है कोटिंग, तो जिसके अंदर जो पेंट्स ऑन द मेटल सरफेस हम लोग करके जो है वो सरफेस को मॉडिफाई कर सकते हैं. सेकेंड, विच इज़ असाइजिंग एजेंट्स ऑन द पेपर्स. नाउ द सेकेंड पार्ट विच इज़ अबाउट द सरफेस रिएक्शंस. अब सरफेस रिएक्शंस के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं फ्लैम ट्रीटमेंट, प्लाज्मा ट्रीटमेंट एंड अ कोरोना ट्रीटमेंट्स. तो ये आपके लिए काफ़ी कुछ नया होगा, पर मैं आपको सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ. आपका और हमारा फोकस इस जो सब क्लासिफिकेशंस है उस क्लासिफिकेशंस के ऊपर नहीं है. हमारा सिलेबस सिर्फ हमें फोकस करता है उसके ऊपर जहाँ पे द सरफेस मॉडिफिकेशन इज़ यूज्ड विद द सोर्स ऑफ द एनर्जी बिम. And third part, which is the bulk technique, which is called as the alloys and the blending of the surface active compounds. The problem which is involved in the surface modification, किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो सरफेस मॉडिफिकेशंस के अंदर आपको फेस करने पड़ते हैं या फिर किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. The first problem, which is regarding the surface modifications with using the source of the energy beam, which is the surface surface. Second, which is regarding the chemical non specificity of the surface. And third, non efficient functional delivery. तो आप देख सकते हैं फिगर के अंदर एक तरीके का ऐसा सरफेस जो है जिसका जो एक्यूरेसी लेवल है विच इज़ लेस देन 200. इस तरीके का सरफेस अगर आप उस चीज़ को ये एक बहुत ही हाई मैग्निफिकेंस से लिया हुआ एक तरीके का इमेज आपको इंटरप्रेट और समझने के लिए दिया गया है कि आप जैसे ही इस तरीके के टेक्निक को यूज़ करेंगे, राइट, जो एनर्जी बीम सोर्स का, तो वहाँ पे जो मेटल रिमूव करेगा तो आप उस जो रिमूव हुआ है उस एरिया को आप जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो एक तरीके से एक सरफेस रफनेस वहाँ पे जनरेट हो जाता है. एक सरफेस का अनइवननेस जो है, क्योंकि आप उस सोर्स ऑफ बीम को जहाँ पे फोकस करोगे वहाँ पे एक गड्ढा होगा, मेटल पार्टिकल रिमूव होगा. इस तरीके से मेटल एक पार्टिकल टू पार्टिकल रिमूव होता रहता है. अब
यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टिकल आपने एक स्पॉट के ऊपर से आपने रिमूव कर दिया, अब आप उसके बाजू वाले स्पॉट के ऊपर उस बीम को फोकस करोगे तो दोनों के बीच जो है वो एक छोटा सा एक जैसा वैली जैसा बन जाता है। एक तरीके से एक फ्लैट जो सरफेस जनरेट होनी चाहिए वो वहाँ पे होती नहीं है। इस तरीके के सरफेस रफनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है इस सरफेस मॉडिफिकेशंस के अंदर होते रहते हैं। There is an ideal approach to the surface modification is utilizing a coating technique that is provide a control at the molecular levels. पर हम लोग कोटिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं करते। Let's start the some detailed discussions on the laser. So a laser is an acronym of the light amplified stimulated emissions of the radiations. अगर आप लेज़र को एक तरीके से उसको लेज़र का व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द लेज़र, तो एल दैट इज़ ए लाइट एम्पलीफाइड स्टिम्युलेटेड इमिशंस ऑफ द रेडिएशंस। तो ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज़ करके हुए एक जो बीम जनरेट करना होता है, जो बीम एक हाई एनर्जेटाइज्ड बीम होता है, उस बीम को यूज़ करके हम सरफेस मॉडिफिकेशंस का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। अ लेज़र इज़ अ डिवाइस विच इज़ जनरेट और एम्पलीफाइड्स द लाइट्स ए स्टिम्युलेटेड emissions of the electromagnetic radiations. A coherent, monochromatic and directional and a high power laser beam is to be used. तो लेज़र जो है उसका फुल नेम हमने समझने की कोशिश की। एक लेज़र एक डिवाइस है जो जनरेट करता है एक एम्पलीफाइड लाइट्स को। इट स्टिम्युलेटेड इमिशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर से जो है वो रिलीज होता है, विच इज़ ए कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक एंड डायरेक्शनल्स ऑफ द हाई पावर लेज़र बीम इज टू बी यूज्ड। What is the elements of the laser? The laser has 3 elements. आप उसके फिगर को, आप उसके इल्यूस्ट्रेशंस को समझने की कोशिश करो तो इसके अंदर लेजिंग मीडियम विच इज़ अ गैस, मीडियम और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। ये जो लेज़र मटेरियल होता है, लेज़र मीडियम होता है, ये तीनों फेजेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आइदर इट इज़ गैस, आइदर इट इज़ लिक्विड और आइदर इट इज़ सॉलिड। देन द पंपिंग प्रोसेस एंड द थर्ड विच इज़ ए ऑप्टिकल फीडबैक एलिमेंट, जहाँ से हम उस लेंस को यूज़ करके हुए उस बीम को फोकस करने की कोशिश करते हैं। लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इल्यूस्ट्रेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी समझने की कोशिश की थी, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्लैश लैम्प है, दोनों साइड के जो वर्टिकल आपके पास रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है, उस रेक्टेंगुलर की मदद से उस फ्लैश लैम्प में से उस लाइट जो है वो रिलीज़ होती है। वो लाइट जो बीच में एक रेक्टेंगुलर है वो है रेडियो एक्टिव मटेरियल, और ए लेज़र मटेरियल जो रेडिएशंस क्रिएट करता है, राइट, वो ये फ्लैश लैम्प में से राइट जो इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स जो जनरेट होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर डाइवर्ट होके वहाँ से एक एनर्जी बीम जो है वो जनरेट होता है। पीछे वाले पोर्शंस में हमने एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा दिया है, जिसकी मदद से हम उस जो वहाँ पे जो रेडिएशंस की जो बीम जनरेट हो रहा है, राइट, उस बीम को हम उस मिरर से जो है वो डाइवर्ट करके एक जगह पे फोकस कर सकें। अब जैसे ही हम वन डायरेक्शनली जो है उसको डिज़ायर डायरेक्शंस में उस बीम को जैसे ही फोकस करेंगे तो उस फोकसिंग बीम जो है उसको हम लेंस की मदद से जो है उसको फोकस माइनर फोकस करते करते हुए हम जिस जगह पे हम जहाँ से हम मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करके वहाँ पे उस मेटल को सरफेस को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब लेंस और मटेरियल जहाँ से रिमूव होता है मेटल, उस बीच का जो लेंथ है उसको फोकस लेंथ जो है वो बोला जाता है। So here we are using a use of the light energy from a lasers to remove a material by the vaporizations and the ablations. तो यहाँ पे मेटल जो है वो रिमूव होगा, वो इतना हाई
एनर्जी होगा उस बीम की, ताकि जो मेटल वो रिमूव होगा वो इमीडिएटली वहाँ से वेपराइज हो जाएगा। द एनर्जी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑप्टिकली, राइट। ऑप्टिकल लेंस की मदद से हम उस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके उसको वहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। अ लेज़र इज़ एमिटेड आइदर ए कंटिन्यूस और ए पल्स्ड लाइट बीम। तो लेज़र जो है वो या तो फिर कंटिन्यूसली बीम जो है वो डिलीवर करता रहेगा या फिर पल्स के अंदर लाइट बीम को डिलीवर कर सकता है। द इफेक्ट ऑफ द लेज़र बीम्स ऑन दी मटेरियल्स। तो जैसे ही लेज़र बीम जो है वो मटेरियल के ऊपर फोकस करेगा तो मटेरियल के ऊपर एक तो सरफेस मॉडिफिकेशंस हो सकता है, एक केविटी के अंदर आप मेटल को रिमूव कर सकते हो, मेटल के अंदर आप कुछ सरफेस के प्रॉपर्टीज़ को अगर चेंज करना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते। इस तरीके के इफेक्ट मेटल के ऊपर जो है वो हम लोग देख सकते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लेज़र, आइदर इट इज़ अ गैस लेज़र, आइदर इट इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र, आइदर इट इज़ अ gaseous lasers. So basically in general applications we always used a type of the ruby laser, जो हमने आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपने काफ़ी सुना भी होगा। जो हम एक्सरे के अंदर भी जो कंटेंट यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके का लेज़र बीम जो रहता है वो रूबी लेज़र का बीम ही रहता है, राइट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ द ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस को मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द discussions of the operations. Either we can start the drilling a hole by the moving beam. Next, the cutting speed which is depends on the material and thickness. आप उस फोकसिंग बीम की जो स्पीड है, उसकी कटिंग स्पीड है, वो कौन सा मटेरियल आप कट करना चाहते हो या फिर उसका थिकनेस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोथ अ पल्स्ड एंड continuous laser is to be used. The thickness ranges is from the 0.5 to 1 inches, used for the cutting of the complex geometry and for a clean cutting operations. तो इसका यूज़ जो है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को कट करने के लिए या फिर एक क्लीन कटिंग ऑपरेशन के लिए भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। So this is all about the operations of the laser cuttings. Now we can also use this laser technology as a laser welding. For a welding of the ceramic and the dissimilar metals like steel and aluminum, we can use a laser beam. It is produced a maximum penetrations and the minimum distortions in the material. A beam can be easily shaped and focused in directionally. Applications we can use this kind of the laser welding in the razor blades and electronic circuits. लेज़र क्लेडिंग, अब लेज़र का तीसरा एप्लीकेशन हो सकता है मेटल को क्लेडिंग करने के लिए। सो हियर वी आर used to improve a surface quality by applying a corrosion resistance layer on the product. जैसे एक कोरोजन रेजिस्टेंस लेयर जो है वो मेटल के ऊपर अप्लाई करने के लिए भी हम लोग लेज़र क्लीनिंग को यूज़ कर सकते हैं। अ लेज़र बीम इज़ यूज टू क्रिएट अ शैलो मेल्ट पूल। मेटल पाउडर इज सप्लाई यूजिंग एन इनर्ट गैस फ्लो। These have applications in the field of the chemical industries and the mining and marine applications. So laser have various applications in the field of the heavy manufacturing like as steam and spot welding and cleaning drilling, light manufacturing, electronics and medical field of the applications. The parameter which is affecting in the laser beam welding or a laser beam machining, the parameter which is affecting in the laser beam machining which is the working material, आप किस material को machine करना चाहते हो, what kind of the assist gases are you using and focusing of the lens. जो lenses जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो पैरामीटर के तौर पे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप उस लेंसेज को जिस तरीके से आप उसको लेंस को अरेंज करके उस बीम को फोकस कर सकते हैं शार्पली, उसी तरीके से उसी एक्यूरेसी से वो बीम जो है वो मेटल रिमूव कर सकता है इन द लेज़र बीम. दिस आर द पैरामीटर विच इज़ अफेक्टिंग ड्यूरिंग द लेज़र बीम मशीनिंग्स. So these are the advantages of the laser beam machining, which is here there is no such kind of the direct contact
or a non-contact based of the process between the laser beam and the materials. There is no any kind of the solvent of the chemical which is used. A selective material is to be removed. There is a higher flexibilities and fully automatic operation which is performed in the laser beam machining process. So these are the disadvantages of the laser beam machining process, which are as follows. Which is required especially a trained operator, राइट इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको आपके पास एक ट्रेन एम्प्लॉय चाहिए, राइट, जो इस प्रोसेस को जानते हैं किस तरीके से इसको ऑपरेट करना चाहिए, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा आपके पास एक स्किल लेबर जो है वो होना चाहिए. इट इज़ नॉट फॉर अ मास मेटल रिमूवल प्रोसेस. अगर आपको ज़्यादा मेटल रिमूव करना है, ज़्यादा सरफेस मॉडिफिकेशन बल्क में करना है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ द मेटल रिमूव करना है, तो ये प्रोसेस जो है उस तरीके के एप्लीकेशंस के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है. इट इज़ रिक्वायर अ ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द जॉइंट टॉलरेंसेज. It is there is some kind of the certain level of the expensive equipments in the laser beam machining process. Then it is consume a much energy. इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है. Now the second process of our today's discussion, which is about the electro beam machining process. So let's start the discussions on the second process of the energy beam process of the electron beam, which is the electron beam process. The electron beam machining process, which is invented in the Germany in 1952 by Dr. K.H. Seger-Wald. EBM is a high energy beam machining process. तो यहाँ पे एक हाई एनर्जी बीम जो है वो यूज़ करके मेटल को मशीनिंग करने के लिए या फिर सरफेस मॉडिफिकेशंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. हियर यू कैन सी इन द दिस स्लाइड, here I am putting one of the figure of the electron beam, which is taken from the microscopic image, and this kind of the figure which is you can used in examinations also. So but here I am clearly mentioned you in the examinations you need to draw a full nomenclature schematic process figure whenever the question is arise from this kind of the process. Electrical energy is used to generate a high energy beam. यहाँ पे हमने इसके प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने ये प्रोसेस भी आपको रफली जो है वो डिस्कस करके समझाने की कोशिश इसके फर्स्ट पार्ट के इस टॉपिक के फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी आपको मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो है वो इस तरीके का प्रोसेस है, किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन गन के अंदर से विद दी आफ्टर गिविंग सम काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन में से एक बीम जो है वो जनरेट होता है. सो द मैकेनिज्म ऑफ द मेटल रिमूवल इज प्राइमरी बाय मेल्टिंग एंड अ रैपिड वेपराइजेशन इज ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो ऐसी प्रोसेस के अंदर जो मेटल रिमूवल का मैकेनिज्म जो होता है इसके अंदर प्राइमरी या तो मेटल जो है वो मेल्ट होके या फिर एक रैपिड जो है वो वेपराइजेशंस होके मेटल जो है वो एक इंटेंस हीटिंग के थ्रू जो है वो मेटल रिमूव होती है. सो दिस इज़ द स्केमेटिक लाइन डायग्राम ऑफ द EBM प्रोसेस. हियर यू कैन सी दैट आप एक पार्ट जो है वो कैथोड है, एक पार्ट जो मटेरियल है वो एनोड है. पूरा प्रोसेस एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर होता है. आप जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन गन को पावर सप्लाई दोगे, जो कॉइल ऊपर जो फिलामेंट दिया गया है उस फिलामेंट को आप पावर सप्लाई दोगे तो उस पावर सप्लाई के थ्रू जो है वो कैथोड के साथ रिएक्शन करके जो है वो एक बीम जो है वो फोकस करेगा. उस बीम को जो है वो हम उस बीम को जो है जैसे ही वो कैथोड एनोड से जो है वो डाइवर्ट होके एक हाई वैक्यूम चैम्बर के थ्रू एक डायाफ्राम के थ्रू उसको जो है हम लोग क्या करते हैं उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं और वो फिर जो है वो एक फोकसिंग कॉइल या डिफ्लेक्टिंग कॉइल को यूज़ करके उसको एक डायरेक्शनल फोकसिंग करके हम उस वर्कपीस के ऊपर उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रिक बीम को जो है वो वर्कपीस के ऊपर फोकस करके वहाँ से मेटल को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं. So the EBM process here you can, so this is the
theoretical justification of this process, the electron beam is negatively charged particle is generated in the electron beam gun. Electron beam gun is provide a high velocity electrons over a very small spot size. Due to the pattern of the electrostatic field produced by the grid curve, electrons are focused and made to flow in the form of the converging beam through the anode, जो हमने पहले डिस्कशन करने की कोशिश की थी. The electrons are accelerated while passing through the anode by applying a high voltage of the anode. A magnetic deflection coil is used to make a electron beam is circular to focus electron beam at a particular point. तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि मैग्नेटिक डायफ्राम कॉइल की मदद से हम उसको जो जनरेट हुए गए जो एक इलेक्ट्रॉन बीम है उसको फोकस करके उस पॉइंट के ऊपर लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं. The workpiece is to be machines is located under the electron beam is kept under the vacuum chambers. The high energy focused electron beam is made to impinging on the workpiece with a spot size of 10 to 100 micron. A kinetic energy of the electrons upon striking a workpiece change to heat which melt and vaporize a minute amount of the materials. So here is the EBM process. You can say that जैसे ही वो बीम फोकस करेगा मटेरियल के ऊपर तो वहाँ पे एक लोकलाइज हीटिंग की मदद से जो है वो मेटल जो है वो रिमूव होगा. आप एक उसका एक ग्रेजुअल फॉर्मेशंस ऑफ होल जो है वो वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो. द मेल्ट और वेपराइजेशंस फ्रंट इज ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस. फाइनली द मोल्टन मेटल इफ एनी एट द टॉप ऑफ द फ्रंट is expelled from the cutting zone by a high vapor pressures at the lower parts. So this is the some kind of the penetration is steel auxiliary is support or removal of due to the high vapor pressures. The whole process is carried out on the vacuum chamber. The gun of the EBM is used for the pulse method. एक pulse form के अंदर बीम जो है वो जनरेट होते हैं इस प्रोसेस के अंदर. जो लेज़र के अंदर भी ऐसा एक फंक्शंस था कि आप कंटिन्यूस और पल्स के अंदर जो है वो बीम को जनरेट कर सकते हैं. ए हॉल कैन बी ड्रिल्स इन दी थीन शेड्स विथ यूजिंग अ सिंगल पल्स. फॉर अ थिकर प्लेट ए मल्टीपल पल्स इज वुड बी रिक्वायर्ड. वाई द वैक्यूम चैम्बर, ये पूरा प्रोसेस वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्यों होता है? The entire process is occur in the vacuum chamber is because a collisions between the electrons and the air molecular is causes an electrons to a scatter and thus a loss of the energy is to be cutting abilities. ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटमॉस्फेयर के एयर के साथ जो है वो रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूलर कोर्स के थ्रू जो है वो एक स्कैटर जो है वो फॉर्म करता है. उस स्कैटर की वजह से जो है वो आपकी कटिंग एबिलिटी जो एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी लॉस होगा तो फिर आपका कटिंग एबिलिटी जो है वो आपका एक तरीके से कम हो जाएगा. तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर परफॉर्म किया जाता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द EBM प्रोसेस? हियर these are the some of the advantages of the EBM process as let's we discuss some of them. Extremely a close tolerances is to be maintained. आप close tolerances जो है वो surface modifications के अंदर maintain कर सकते हैं. Heat affected zones are minimum. It can machine almost any material irrespective of their mechanical properties. The beam can be concentrated on a very small areas. It is produce a better surface finish and a narrow curve. Thermal distortion is least. The process is fast because it is entirely non-mechanical process. These are some of the limitations is that so equipment cost is very high. The interactions of the electron beam with the workpiece's surface is produce a hazardous X-rays. Hence, the shielding is to be required. The vacuum is essentially it is required because a very low material removal rate. The process is economically is not only for a small kind of the volume cuts. A scale level is required for to accelerate the electrons. A high
very high voltage is to be required to accelerate the electrons. The process can machines only a thinner parts. So which are the applications of the EBM process? The EBM is particularly suitable for producing a very small diameter of the hole. We can say that in the 0.002 in inch. It is specially adapted for the micro matchings. Major applications of the EBM is include the machining in the thin materials, cutting of the slots, drilling of the holes with a very high depth to diameter ratios, usually more than 100 gem 1, machining of the wire drawing die having a small cross sections areas. EBM is also used for the alternatives to the light optical manufacturing methods in the semiconductor industries. So these are the applications of EBM process. In today's lecture, we try to discuss a detailed two process of laser beam machining process and electron beam machining process. So the first topic of the chapter number 5, which is the surface modifications with the help of the different source of the energy beam. तो दो एनर्जी बीम की प्रोसेस हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस की है. आयन बीम भी मैंने आपको समझाया था, वो थोड़ा डिटेल के अंदर नहीं, सिर्फ आपको प्रोसेस ओरिएंटेशन के ऊपर से पढ़ाया है. तो डिटेल में दो प्रोसेस हमने डिस्कशंस की है, लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस. आप इस लेक्चर को 2-3 बार जो है वो पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा. फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ है, यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस इनटू द कमेंट सेक्शंस. आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इनटू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर्स. सो आई थिंक हमने पूरा पहला टॉपिक जो है वो इस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है. स्टिल you have any kind of the difficulties, you can ask me. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lecture.